हेलो गाइस, गवर्नमेंट जॉब्स बैलेंसिंग लैब में आप सबका स्वागत है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, कट ऑफ एनालिसिस के लिए। तो हम ये करंट अफेयर्स को इस बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स हमें कवर करना है, मेंस में भी आ रहा है, तो हम ट्रिक्स के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको ट्रिक्स के थ्रू समझाऊंगा ये, और ये बहुत अच्छे से याद होगा, ये बहुत अच्छे से याद रहेगा और लंबे समय तक ये रिटेन रहेगा। आपको थोड़ा समय लेके मैं समझाऊंगा ताकि एक बार समझाऊं और रिटेन रहे लंबे समय तक। तो पहला क्या है, वर्ल्ड्स वर्ल्ड डे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कब मनाया जाता है? मानव तस्करी दिवस कब मनाया जाता है? ये 30 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसका ट्रिक्स है 30। 30 मीन्स क्या हो गया आपका? टीस रहता है किसी की, जब जब किसी का शोषण होता है, किसी का खरीद फरोख्त होता है, किसी की तस्करी की जाती है, तो उसे एक टीस रहता है, मतलब एक दुख रहता है, टीस या दुख रहता है, जिसे दुख, टीस को हिंदी में क्या कहते हैं? दुख कहते हैं। और ये जुलाई क्या हो गया आपका? उसकी ज़िंदगी झुलस जाती है। जिसकी तस्करी होती है या जिसका शोषण होता है, उसकी ज़िंदगी झुलस जाती है। ज़िंदगी तो एक 30 जुलाई आपको याद रहना चाहिए। टीस रहता है एक जिसका तस्करी होती है और उसकी ज़िंदगी झुलस जाती है। 30 जुलाई मतलब मानव तस्करी, याद रहेगा। थीम इस बार का क्या है? यूज एंड एब्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। आप जान रहे हो 2022 काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एरा है ये, मतलब, और हम ये कह सकते हैं कि यूज़ एंड एब्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे होता है ये समझते हैं। ये फेसबुक हो गया आपका, इंस्टाग्राम हो गया, शादी.com, और जितने भी जो भी आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उससे उससे लोगों को अपने झांसे में लिया जाता है, फिर उनके साथ गलत किया जाता है या उनका खरीद फरोख्त किया जाता है। तो ये एक लंबे अरसे से बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे टारगेट चल रहा है। तो इस बार का थीम हमारा क्या? यूज एंड एब्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। आप समझ गए होंगे, 30 जुलाई मानव तस्करी। एशिया कप 2022 श्रीलंका के क्राइसिस की वजह से इसे यूएई में शिफ्ट कर दिया गया। ये याद रहेगा सबको, क्योंकि जब भी कुछ होता है और जब भी किसी देश में कुछ उस तरीके का उठापटक होता है या कुछ उस तरीके का संकट आता है, तो सारा कुछ जो गेम होता है वो हमेशा यूएई में शिफ्ट कर दिया जाता है। आपका सब दुबई चले जाते हैं। तो इंडिया में जब कोरोना था तो भी आप देख रहे होगे कि हमारा ये जो हुआ था आईपीएल यूएई में ही हुआ था। अभी एशिया कप कहाँ हुआ? यूएई में हुआ। और जीता कौन है? विनर कौन है? सबसे अच्छी बात यह है कि विनर इसका श्रीलंका ही है, और रनर अप कौन है? पाकिस्तान। तो ये आपको याद रहेगा, श्रीलंका से हटाया गया, इसे यूएई में ले जाया गया, लेकिन फाइनल मैच कौन जीता? श्रीलंका। गोल्ड कॉइन कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है राइजिंग इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए? तो राइजिंग इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए गोल्ड कॉइन वो किया जिम्बाब्वे ने। जिम्बाब्वे, इसका ट्रिक्स मैं बताता हूँ। हमेशा देखोगे आप, ग्रुप में कोई भी जो इंसान रहता है या कहीं भी जो रहता है, वो एक समुदाय में वो एक जो बहुत बाबा बनता है, मतलब वो अपने आप को बहुत सीनियर समझता है। तो वो ये सब जो सोने वोने का जो काम होगा, जो कारोबार होगा, ये बड़े तरीके का कारोबार होगा, इसका फैसला वो वही लेना, मतलब लेता है और पहले आगे चल के बोलता है, आगे बढ़ के वही बोलता है इन सब चीज़ों के बारे में। तो जिम्बाब्वे, बाबे मतलब यहाँ जहाँ सोने की बात आएगी, सोने का सिक्का मतलब काफ़ी बड़ी बात है, तो यहाँ पे बाबे देख लेना। सोने का फैसला, सोने का फैसला सोना चांदी का फैसला कौन लेगा? बाबा लेगा। बाबा लेगा। तो जिम्बाब्वे जहाँ भी दिखेगा सोने का सिक्का, जिम्बाब्वे। और ये क्या है? ये जो सोने का सिक्का का नाम है मूसी ओ तुन्या नाम है इसका। इसका क्या नाम है? मूसी ओ तुन्या। ये विक्टोरिया फॉल्स के नाम पे रखा गया। देखो, विक्टोरिया फॉल्स के नाम पे क्यों रखे? क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सिक्का बनाया गया, ठीक है। तो मतलब ये गरीब देश होगा, तो ये मतलब ये क्या, मतलब किसके अंडर में होगा? सबसे पहले ब्रिटिशर्स के अंडर में ये सब कोई था, अभी भी ये इसी के अंडर में है। तो ये विक्टोरिया फॉल्स है। विक्टोरिया फॉल्स क्वीन एलिजाबेथ की पहली प्रीडेसेसर्स थी। तो उनको मतलब एक तरह से याद रख लो। ऐसे ही जो रफ लैंग्वेज है हम लोग याद करते हैं, मौसी जिसको बोलते हैं, कि एलिजाबेथ नहीं है, एलिजाबेथ माँ की तरह हुई जो उसकी अभी रानी थी, अब वो नहीं, विक्टोरिया थी। मौसी और तुनिया कौन किया? ये विक्टोरिया फॉल्स के नाम पे रखा है। और सोने का सिक्का जिम्बाब्वे, बाबा है, सोने का फैसला लेगा। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश, इंडिया का बांग्लादेश में नेक्स्ट हाई कमिश्नर कौन है? हमारा प्रणय कुमार वर्मा। यहाँ मैं फोटो भी इसलिए दिखाते जा रहा हूँ बार बार, ऑप्शन देने के बाद भी फोटो दिखा रहा हूँ ताकि आपको निमोनिक्स और ट्रिक्स के साथ साथ फोटो भी देखकर याद रहे कि हाँ ये मतलब बंदा था। तो प्रणय कुमार वर्मा, प्रणय कुमार वर्मा मतलब बांग्लादेश, हमारा तो पहले ही पाकिस्तान और चाइना, पाकिस्तान और चाइना से हमारे रिश्ते पहले ही थोड़े खराब है, तो हमारा अब एक नेबर बसता है बांग्लादेश। नेपाल भी देखो चाइना के साथ मिलकर थोड़ा बहुत उठापटक कर रहा है, तो बांग्लादेश बन रहा है, बांग्लादेश बच रहा है हमारे पास। तो हम चाहते हैं कि बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते अच्छे रहें, प्रगाढ़ रहें, तो हम इसके लिए प्रणय को भेज रहे हैं, मतलब जो प्रण लेकर रिश्ते मतलब अच्छे करेगा। प्रणय, प्रणय हो गया आपका, प्रण लेकर रिश्ते अच्छे करेगा बांग्लादेश के साथ, प्रणय कुमार वर्मा। और आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी एक IFSCA बिल्डिंग का उद्घाटन किया। ये कहाँ पे आपका, इस बिल्डिंग का क्या नाम है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। ये आपका गुजरात गांधीनगर में है, औली में है ये, औली। तो ये आप देखो कि मतलब ये आप जो मोदी जी जो हैं मतलब ज़्यादातर फाइनेंस का चीज़ जो भी है, जो पैसे वैसे का चीज़ है, वो आपको ज़्यादातर देखोगे कि यहाँ पे दे रहे हैं, गुजरात में ही जा रहा है। गुजरात फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेट भी है, और सारे फैसले मतलब बहुत सारा इसको दिया जा रहा है, मतलब हेडक्वार्टर वगैरह जो है, आप नई नई पॉलिसीज़ भी लेकर आ रहा है ये एंटरप्रेन्योर के लिए। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कैपिटल जो भी होगा आपका, ये कहाँ पे? गांधीनगर में होगा, औली में होगा। आओ इन्वेस्ट करो, ठीक है, गांधीनगर गुजरात। मीराबाई चानू कॉमनवेल्थ में बर्मिंघम में गोल्ड मेडल जीती, किस कैटेगरी में जीती? 49। चानू, चानू चा में देखो दोनों में चानू, मीराबाई चानू, और यहीं पे आपको 49 kg मीराबाई चानू। तो ये आपको याद रहेगा। और विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च सेमीकंडक्टर पॉलिसी बताया था अभी जस्ट पीछे, बताया गुजरात। गुजरात आपको मैं एक बता देता हूँ कि जो कॉमर्स के मामले में जो होता है, जो मतलब ओवरऑल बिजनेस को लेकर चलता है, स्कीम और स्कीम वगैरह को लेकर, उसमें थोड़ा उड़ीसा आगे रहता है। और जो आपको नया नया पॉलिसी जो लेकर आता है एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने के लिए, वो आपका गुजरात है। जैसे सोलर पॉलिसी भी कौन लेकर आया था सबसे पहले? सोलर पॉलिसी सबसे पहले लाने वाली स्टेट गुजरात थी। और ये सेमीकंडक्टर पॉलिसी भी लाने वाली सबसे पहली स्टेट कौन है? गुजरात। तो ये याद रखना, गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी लेकर आती है, सोलर पॉलिसी भी यही लेकर आई थी। और अभी इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो अथॉरिटी जो जिसका नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है, वो भी आपका गुजरात में ही है, गांधीनगर में। और कौन से देश के प्रेसिडेंट जो हैं अभी 1 से 4 अगस्त के दौरे पर रहेंगे? मालदीव्स के। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, हु हैज़ बिकम एशियाज रिचेस्ट वुमेन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सावित्री जिंदल, पहले ये थी हमारी येंग हयान थी पहले, अब ये दूसरे नंबर पे चली गई, और ये पहले नंबर पे जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन है। अब देखते हैं हम। 5140 हिल ऑफ द्रास सेक्टर ऑफ कारगिल है चेंज टू विच नेम? ये जो द्रास सेक्टर का 5140 पहाड़ी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? इसे नाम बदल कर रख दिया गन हिल। ये है आपका, ये इसे नाम बदल के गन हिल रख दिया है। गन हिल क्यों रखा गया है? क्योंकि ये एक था कारगिल के युद्ध के टाइम, कारगिल वॉर जब चल रहा था, तो यहाँ पे एक ऑपरेशन विजय था। ऑपरेशन विजय के तहत ये था कि मतलब ऑपरेशन विजय के तहत क्या था कि गनर्स ने यहाँ पे पूरा ये सब जो एरिया आपका जो ऊपर से जो आपका इधर से आपका जो है, गनर्स ने ये पूरे का जो है ये इस मतलब रक्षा करने का इसका पूरा जिम्मा गनर्स ने लिया था। और ये मतलब काफ़ी मतलब नुकसान हुआ था हमें, मतलब ऑलमोस्ट सारे शहीद हो गए थे, तो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए गन हिल नाम रखा गया। गनर्स पॉइंट इसको कहते हैं। मतलब यहाँ पे जो है इस तरीके से जो है जो गनर्स का वो उस तरीके से बनाया गया था कि दूर एक इस तरीके से मतलब सेट किया गया था इस एरिया को, मतलब इस पैसेज को ब्लॉक करने के लिए और रोकने के लिए पाकिस्तानियों के थ्रू।
तो ये गनर्स पॉइंट इसलिए इसका नाम रखा गया, और ये कारगिल वॉर के टाइम पे था विजय, तो ये आपको याद रहेगा कि द्रास से कारगिल में हमेशा और कुछ तो नहीं, सोल्जर हिल ये सब, राइफल हिल, द्रास हिल नहीं होगा, गन हिल होगा, क्योंकि जो पहाड़ पे चढ़ के हमेशा कारगिल गन लेकर ही लड़ेगा कोई। ठीक है, ये ट्रिक याद रखना, गन लेकर पहाड़ पे गया था लड़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि सबका एकदम एग्जैक्ट ट्रिक बनेगा, बट थोड़ा बहुत नेमोनिक्स करके भी आप याद कर रख सकते हो। और कौन है, मतलब जो कौन सा स्टेट है जो अभी 30 कर लिया अपना, मतलब 7 और स्टेट जोड़ लिया, वेस्ट बंगाल है। पहले इसमें 23 डिस्ट्रिक्ट थे और ये 7 करके 30 कर लिया। इसे ऐसे याद रखो कि वेस्ट बंगाल अपने आप को लगातार एक्सपेंड करना चाह रहा है। आप देख रहे हो कि ममता बनर्जी लगातार वेस्ट बंगाल को मतलब उस तरीके से, मतलब अपने हिसाब से आगे लेके जाना चाह रही है, और सेंटर में हमेशा खींचातानी लगी रहती है। तो वेस्ट बंगाल अपने आप को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, दिखाना चाह रहा है कि मतलब मैं डेवलप कर रहा हूँ सेंटर के बिना हेल्प के। तो इसने 7 और बना लिया, 27, 23, 7, 30 हो गया। मतलब अब याद रखना कि कौन है जो 7 न्यू स्टेट बनाया है अपना नया, सॉरी कौन सा स्टेट है जिसने 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाया अपने। तो याद रखना वेस्ट बंगाल है। और प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड जो है ये आपको कौन देता है, वाइस प्रेसिडेंट देता है। वाइस प्रेसिडेंट हमारे अभी चेंज हो गए हैं, पहले कौन थे हमारे वाइस प्रेसिडेंट, वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू ने किसे दिया अवार्ड, तमिलनाडु को दिया। वेंकैया नायडू ने तमिलनाडु को दिया, पुलिस का जो स्टेट पुलिस है उसे प्रेसिडेंट कलर्स का अवार्ड। और दिल्ली का हाई कमिश्नर, जो नेक्स्ट कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस है, उसे किन्हें नियुक्त किया गया, संजय अरोड़ा को नियुक्त किया गया है। संजय अरोड़ा, संजय आपको याद होगा महाभारत का, जो बहुत, जिसकी दृष्टि बहुत दूर तक दृष्टि थी, बहुत दूर तक वो देख सकता था। संजय दूर तक देख सकता था, दूर तक देख सकता था महाभारत में। महाभारत में क्या था, संजय जो था आपका, वो धृतराष्ट्र जो कि कौरव के पिता थे, वो अंधे थे, उन्हें वो युद्ध की सारी कहानी देखकर बताता था। वो हस्तिनापुर से ही जो युद्ध का रण क्षेत्र देख सकता था, इतनी दूर तक उसकी दृष्टि थी, वो कहानी देखकर बताता था। तो यही दूर तक संजय अरोड़ा को इसलिए दिल्ली बुलाया गया क्योंकि ये दूर तक देख सकते हैं। सेंटर ऑफ, मतलब सेंटर ऑफ कंट्री है, कैपिटल ऑफ कंट्री है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें उठापटक चलती रहती हैं, बहुत सारा यहाँ पे सब कुछ है, पॉलिटिकल से बिजनेस में सब कुछ यही है। तो यहाँ संजय अरोड़ा को दूर तक जिनकी दृष्टि, उन्हें कंट्रोल करने के लिए दिल्ली का बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ दिल्ली बोलेगा तो आपको याद रहना चाहिए संजय अरोड़ा। यंगेस्ट एथलीट जो बनी है बर्मिंघम में, आपको बनी अनहात सिंह, स्क्वाश की प्लेयर हैं। अनहत मतलब समझो कि नटखट टाइप जो होता है, नटखट मतलब बच्ची है, तो यंगेस्ट प्लेयर कौन सी होगी, अनहत सिंह। और सबरबार नंदा सोनवाल जो है चाबहार पोर्ट आपका अफगानिस्तान में, ये मुंबई में, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये वियतनाम और ये इंडिया का जो है चांदीपुर हरियाणा में हुआ है, विनबैक्स 2022। आप देख के समझ गए होंगे कि ये वियतनाम और इंडिया का है, और ये आपका चांदीपुर में हुआ है। ठीक है, और ये कौन सा, ये तीसरा संस्करण, थर्ड, विनबैक्स 2022, चांदीपुर थर्ड। और ये हंगेरियन F1 ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता है, मैक्स वर्स्टेपेन। जो मैक्सिमम हंगरी रहेगा, जीत के लिए जो मैक्सिमम लेवल तक हंगरी रहेगा, जो जीत के लिए मैक्सिमम लेवल तक हंगरी रहेगा वही जीतेगा। जो मैक्सिमम हंगरी होगा, मैक्सिमम हंगरी, वही जीतेगा। ठीक है, अल नजाह मीन्स क्या हो गया, ये फोर्थ है, अल नजाह फोर्थ, राजस्थान। अल नजाह से लग रहा है कि किसी गल्फ कंट्री के साथ इंडिया का ये आपका मतलब एक्सरसाइज होगा, अल नजाह। तो ये गल्फ कंट्री कौन सी है, ये ओमान है। और ये अल नजाह गल्फ कंट्री हमेशा एक्सरसाइज कहाँ करेगी, डेजर्ट में करेगी, क्योंकि वो खुद डेजर्ट एरिया की होती है, तो डेजर्ट एरिया में ही करना पसंद करेगी एक्सरसाइज अपने फ़ायदे के लिए। तो राजस्थान में इसका चला है, अल नजाह ओमान के साथ है राजस्थान में। अचिंत सूली क्या कहते हैं, 73 kg में कॉमनवेल्थ गेम में 2022 का
इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो अचिंत सूली मतलब कि कोई चिंता नहीं है, मतलब कि मतलब ये हो जाएगा, सूली पर चढ़ जाऊंगा मैं, हार जाऊंगा, ये जीतना ही है इन्हें। इन्होंने गोल्ड जीता है, अचिंत सूली 73 केजी में गोल्ड जीते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू मेक ट्रैफिक डेटा पब्लिक बाय गूगल? ये आपका औरंगाबाद है। औरंगाबाद काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है, काफ़ी कंजेस्टेड जगह है। ये देखो आपका ताजमहल है, ताजमहल औरंगजेब ने बनवाया था ये। तो ये ओरिजिनल ताजमहल की कॉपी है, ये ओरिजिनल ताजमहल नहीं है, ये ओरिजिनल ताजमहल की कॉपी है। काफ़ी ट्रैफिक क्या होता है, आगरा में भी बहुत ट्रैफिक है, औरंगाबाद में बहुत ट्रैफिक है। तो उस ट्रैफिक डेटा गूगल पे कौन वो किया है, पब्लिक किया, इस बार औरंगाबाद का किया गया। लॉकडाउन लिरिक्स, लॉकडाउन लिरिक्स की लेखिका कौन है? संयुक्ता दास। इसे ऐसे ट्रिक से याद रख लो, लॉकडाउन में मतलब समयुक्त मतलब सब कोई साथ में, सब साथ में। लॉकडाउन के टाइम, लॉकडाउन के टाइम सब साथ में लड़े, लॉकडाउन के टाइम सब साथ में लड़े कोरोना से, सब साथ में लड़े कोरोना से, ठीक है। तो लॉकडाउन में संयुक्ता, लॉकडाउन जैसे ही तुम्हें दिखेगा लॉकडाउन लिरिक्स दिखेगा मतलब संयुक्त, सब साथ में, लॉकडाउन लिरिक्स सब साथ में। और इसे लॉन्च कौन किया है? लॉन्च कौन किया है? नवीन पटनायक, ये हैं हमारे नवीन पटनायक जी। तो अब मैंने आपको बताया था कि उड़ीसा देखो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा आगे रहता है, मतलब प्रोग्रेसिव चीज़ों में थोड़ा आगे रहता है, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। आपको जैसे कोरोना का मेमोरियल वॉर जो बनना था, कोरोना मेमोरियल वॉर का जो फायर गार्डन बनना था, वो भी आपका उड़ीसा में भुवनेश्वर में बनाया गया है। तो और लॉकडाउन लिरिक्स को किसने लॉन्च किया है? नवीन पटनायक ने। इसकी लेखिका कौन है? संयुक्ता दास। ये कवियत्री हैं और इसमें जो है पोएम लिखा हुआ है। और ये देखते हैं एयरलाइन 2022, कौन सा एयरलाइन है जिसने 2022 में डिसाइड किया कि अब पायलट की रिटायरमेंट उम्र 65 ईयर्स कर दिया जाएगा, कि 65 साल तक वो उड़ा सकते हैं जहाज को। तो ये आपका किया है, ये आपका किया है एयर इंडिया ने। एयर इंडिया ने क्या, ऐसे डीजीसीए जो आपका इंडिया का है, डीजीसीए जो आपका इंडिया का है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है ये आपका, ये पहले 65 साल तक ही इसने निर्धारित करके रखा था। बट पहले एयर इंडिया 58 ईयर्स तक ही अलाउड कर रही थी, ठीक है। अब इसने डीजीसीए रूल को फॉलो करते हुए 65 ईयर्स तक ये कर लिया। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। सुशीला देवी लिकमाबम ने बर्मिंघम में राष्ट्रीय खेल में कौन सा रजत पदक जीता है आपका? तो ये किस में जीत कर आई हैं? तो सिल्वर मेडल किस में जीती इन्होंने? जूडो में जीता है, जूडो में जीता है। तो ये देखो इसे याद करने का टिक है। जूडो में देखो, जूडो में मसल्स में खिंचाव आ जाता है, मसल्स में खिंचाव आता है, खिंचाव आ जाता है तो बाम लगाते हैं हम लोग, ठीक है, बाम लगाते हैं उसे ठीक करने के लिए। तो बाम कौन सा? ये सुशीला देवी लिम्का बाम, ठीक है। लिकमा बम इनका नाम हुआ, लिकमा बम। तो बम से याद रखना, सुशीला देवी लिकमा बम, बम से याद रखना, बाम से जूडो का वो इलाज हो जाता है। विच स्टेट रिगेन्ड द फर्स्ट पोजीशन इन 2021 विद द कंट्रीज लॉन्गेस्ट हाउस सेशन ऑफ 61 डेज? केरला देखो थोड़ा डिसिप्लिन के मामले में थोड़ा ज़्यादा अच्छा स्टेट कहा जाता है, टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ा ज़्यादा बढ़ावा देता है, प्रोग्रेसिव के मामले में उड़ीसा, और पॉलिसीज़ के बारे में जैसे गुजरात हो गया, और टेक्नोलॉजिकल मामले में गुजरात। जैसे आपको रोबोट जो सबसे पहले आपका ऑटोमेटिक रोबोट हुआ था, केरला में ही हुआ था। तो ये आपका 61 डेज का सेशन कहाँ चला, लॉन्गेस्ट सेशन कहाँ चला है, मतलब डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा कहाँ दिखाया गया है आपका लंबे समय? केरला में। हाँ, ये आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ है, द जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये भी देखो, ये संजय बाड़ू हैं, ये इम्पोर्टेंट है आपका 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये बुक जो है आपका कौन लिख के आया है? द जर्नी ऑफ अ नेशन, ये संजय बाड़ू ने लिखा, ये संजय बाड़ू जी हैं।
संजय देखो आपको पता है बहुत दूर तक आगे तक देख सकता है, तो इसने पूरी जर्नी को देखा। संजय ने महाभारत में बताया था संजय बहुत दूर तक देख सकता था, बहुत चीजें, मतलब वो मतलब हस्तिनापुर से वो युद्ध देख रहा था और सब धृतराष्ट्र को बता रहा था। तो संजय एक लंबे जर्नी 75 साल की जर्नी ने संजय देखा है, तो इसीलिए इसका मतलब लेखक के नाम कौन क्या हुआ, संजय बारू। तो ये पूरी जर्नी को देखा है संजय ने पूरी जर्नी को देखा है, पूरी जर्नी को देखा है। Who has been appointed as Principal Director General of Press Information PIB। प्रेस पे हम इंफॉर्मेशन ब्यूरो पे कौन डायरेक्टर जनरल बनाया गया है? ये है हमारे सत्येंद्र प्रकाश, ये हैं सत्येंद्र प्रकाश जी। प्रेस पे देखो, प्रेस का जो भी होता है काम होता है लोगों को जानकारी देना, तो इंफॉर्मेशन ब्यूरो प्रेस पे उसको प्रकाश डालने के लिए, सत्य पे प्रकाश डालने के लिए इनको बनाया गया, पीआईबी का सत्य पर प्रकाश डालने के लिए। प्रेस जैसे ही बोलेगा पीआईबी सत्य प्रकाश डालने के लिए इनका नाम बोल देना आपको। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द अवार्ड डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट फॉर द ईयर, इतना डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट किसको, आर्मस्ट्रॉन्ग। ये आपका यूएसए के हिंदू यूनिवर्सिटी, यूएसए के हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं ये। तो डिस्टिंग्विश्ड, इसे याद कैसे रखेंगे, डिस्टिंग्विश्ड मतलब जो आपका एक प्रतिष्ठित आदमी होता है, प्रतिष्ठित इंडोलॉजिस्ट जो आपका पर्सनैलिटी होता है वो कौन सा होता है, जो स्ट्रांग होगा वही तो होगा। तो ये आपको याद रखना, जो स्ट्रांग होगा वही तो प्रतिष्ठित होगा। तो जेफरी आर्मस्ट्रांग। विच कंट्री हैज वॉन द 2022 यूईएफए यूरोपियन वुमेन्स फुटबॉल, ये आपको कौन जीता है, इंग्लैंड। यूरोप में महिला में सबसे स्ट्रांग कौन है, इंग्लैंड है, क्वीन एलिजाबेथ यही है। तो महिला में सबसे स्ट्रांग कौन होगा, क्वीन एलिजाबेथ यही है, मतलब थी, कुछ टाइम पहले उनका निधन हो गया, एलिजाबेथ यही है। तो सबसे स्ट्रांग वुमेन में कौन होगा, यूरोप में इंग्लैंड होगा। और ये इसने किसको हराया है, जर्मनी को हराया है। रनर अप है जर्मनी। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पार्टनर विद द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स, फिक्की से किसने बताया था, प्रोग्रेसिव ओडिशा है। ये जगन्नाथपुरी की यात्रा है, जगन्नाथ बाबा का यात्रा है ये, और ये ओडिशा है। फिक्की से किसने किया, इंडियन फेडरेशन, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ किसने पार्टनरशिप किया है, ओडिशा ने किया है। हाँ, जीए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए आपको कितने करोड़ लिया गया, तो 148,995, ये आपका इतना किया गया, 1,48,995 करोड़। ये अमाउंट करोड़ में, ये सीआर में अमाउंट है, ये सीआर में अमाउंट है। तो देखो कि ये 148, इसे कट कर दो, 148 याद आप रख रखना। AK-47 आपको पता ही होगा, सब जानते होंगे, राइफल है, बहुत फेमस राइफल है, इंडियन आर्मी को पहले यही दिया जाता था एसएसबी को। और अब एक AK-47 पैसे की बात है तो एक आगे बढ़ जाओ, AK-48 आ जाओ, जीएसटी हो गया, ये जीएसटी AK-48 दिख जाएगा आपको, मार देना। Who has been recently appointed as the Central Vigilance Commissioner, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के तौर पे किसे अपॉइंट किया गया, सुरेश एन पटेल को अपॉइंट किया गया सेंट्रल विजिलेंस के तौर पे। तो ये देखना, सेंट्रल विजिलेंस मतलब विजिलेंस वाला क्या करता है, असुर को मारेगा। ये जो मतलब जो देश के लिए हार्म करेगा या जो गंदा काम करेगा उसको, तो ये असुर हो गया, असुर को मारने के लिए सुर कौन सा हो गया, सुरेश। सेंट्रल विजिलेंस जैसे दिखेगा, विजिलेंस जहाँ भी दिखेगा मतलब बहुत अच्छे से सब कुछ देश की सुरक्षा के लिए बहुत काम करना है, तो वो सुरेश करेगा, ठीक है, सुर करेगा वो। सुर मतलब देवता, सुर मतलब क्या होता है, देवता। सुर मतलब क्या होता है, देवता। हाउ मेनी क्राफ्ट विलेजेस हैज बीन सिलेक्टेड बाय गवर्नमेंट अंडर द लिंकिंग टेक्सटाइल
और टू टूडेज प्रोग्राम 8 टेक्सटाइल, एक मिनट, लिंकिंग टेक्सटाइल टू टेक्स्ट जैसे ही दिखा टेक्स्ट मतलब 8 समझ लो, टेक्स्ट 8 टेक्स्ट 8 टेक्स्ट 8 टेक्स्ट 8। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोस्टल स्टाम्प किसके ऑनर में जारी किया है? ये आपके हैं पिंगाली वेंकैया, ये आपके पिंगाली वेंकैया हैं। ये हैं डिज़ाइनर, हमारा जो इंडियन फ्लैग है इसके डिज़ाइनर हैं ये। इसमें कोई ट्रिक्स और टिप नहीं चलेगा, ये आपको एकदम याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक इंडियन के लिए। डिज़ाइनर आपके इंडियन फ्लैग के कौन है? पिंगाली वेंकैया। और ये आपको पिच ब्लैक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जिसमें कि आपको और कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सी कंट्रीज़ थी। ये आपको पिच ब्लैक में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, फिलीपींस, साउथ कोरिया। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, फिलीपींस, साउथ कोरिया, ये सब पार्टिसिपेट किया था। तो ये हुआ कहाँ था? पिच ब्लैक इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है। पिच ब्लैक मतलब ब्लैक कलर जो है उसको पिच करना है, मतलब उसको मतलब हटाना है आगे, मतलब उसको आगे बढ़ा देना है और रोशनी वहाँ पे कर देना है। तो पिच ब्लैक क्या होगा कि कहाँ होगा? ये स्टार्स होगा। ऑस्ट्रेलिया ऑस्टेरिस्क मतलब समझ रहे होंगे आप, ऑस्टेरिस्क लैटिन में कहा जाता है स्टार को। ये भी स्टार आप यहाँ समझ लो, स्ट्रा से स्टार समझ लेना आप। ऑस्ट्रेलिया, जहाँ भी ब्लैक कलर आएगा उसको पिच करने के लिए, मतलब उसको आगे करने के लिए या उसको हटाने के लिए क्या लेकर आएंगे हम? ऑस्ट्रेलिया लेकर आएगा स्टार। पिच ब्लैक मतलब ऑस्ट्रेलिया, स्टार, ब्लैक स्टार। लॉन बॉल्स में वुमेन में कौन गोल्ड मेडल जीती हैं? ये आपका मतलब गोल्ड मेडल ये जीत कर आई हैं। ये आपके 4 वो हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसे क्लीन कर देता हूँ। अच्छा, ये क्लीन नहीं हो रहा सर, ठीक है, मैं इसी के ऊपर बता दे रहा हूँ। ये गोल्ड मेडल जीती है और ये मतलब इंडिया के लिए फर्स्ट, ये लॉन बॉल्स में गोल्ड मेडल जीत कर आई हैं ये चारों। लॉन बॉल्स में इंडिया के लिए फर्स्ट टाइम है ये मेडल जीतना, फर्स्ट टाइम। कोई भी मेडल इसमें इंडिया ने आज तक नहीं जीता था, फर्स्ट टाइम ही जीता और ये गोल्ड जीत लिया। ठीक है, फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल जीता है इसने, इंडिया ने। और इसका ये गेम लॉन बॉल्स गेम क्या है? लॉन बॉल्स गेम होता है आपका कि एक तरीके का ये ग्राउंड है और यहाँ पे आपको एक बड़ा सा बॉल होता है। ठीक है, बड़ा सा बॉल रखा होता है, ये बड़ा सा बॉल होता है और ये अनइवन ग्राउंड, जैसे गोल्फ का ग्राउंड होता है ना, अनइवन ग्राउंड होता है, कभी ऊपर नीचे इस तरीके से। तो एक छोटा सा बॉल होता है, तो छोटा सा बॉल अगर आप इसके, ये बॉल इसके कितने करीब है उसके अनुसार आपको पॉइंट मिलता है। अगर ये बॉल आपका जितना करीब होगा उतना आपको ज़्यादा पॉइंट मिलेगा। तो उसमें इन चारों ने, आप इस तरीके से इसे लुढ़का के फेंकना होता है बड़े बॉल के पास इस छोटे बॉल को, जो आप सबसे क्लोज होगा उससे ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे। तो इन चारों ने हमें मतलब गोल्ड मेडल दिलाया है इंडिया को। इन चारों का नाम क्या क्या है बता दे रहा हूँ मैं। लवली चौबे इनका नाम है, लवली चौबे, पिंकी सिंह आपका हो गया, नयन मोनी सैका इनका नाम हो गया, रूपा रानी तिर्के इनका नाम, रूपा रानी तिर्के, नयन मोनी सैका इनका नाम हो गया और पिंकी सिंह इनका नाम हो गया और इनका नाम लवली चौबे हो गया। तो ये चारों ने इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया है लॉन बॉल्स में, कॉमनवेल्थ में। प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टरेट ऑफिस की कौन डायरेक्टर बनी है? पीएमओ की श्वेता सिंह। वैसे आज तक वाली नहीं है ये आईएफएस है। और वुमेन्स 44 चेस ओलंपियाड टाइटल जो होता है आपका, वो जो हुआ है आपका मामल्लपुरम में जो हुआ चेन्नई में, ये कौन जीता है? तो ये आपको जीती तानिया सचदेवा। जो सच में टैलेंटेड होगा वही जीतेगा। तो याद रखना आपको, जो सच में टैलेंटेड जो होगा, सच में टैलेंटेड जो होगा, सच में टैलेंटेड, ठीक है, टैलेंटेड, सच में टैलेंटेड तानिया सचदेवा। ये जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो अमेंडमेंट था आपका 2022 में, जो कौन से ईयर का अमेंड किया करके दूसरा बनाया गया? 2005 को।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वर्ल्ड बैंक्स कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। वर्ल्ड बैंक की तरफ से इंडिया के लिए कौन सा वो अपॉइंट किया गया? ऑगस्टे तानो क्वामे। अगस्ते तानो क्वामे। मनी लॉन्ड्रिंग बिल को किसने टाइटन किया है? ये देखिए आप, ये हु हैज टाइटन द मनी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल को किसने वो किया है, रूल को किसने ये फिर से मतलब वो किया है? तो ये आपका किया है IRDAI ने। IRDAI ने आपका मनी लॉन्ड्रिंग बिल जो है आपका उसमें वो क्या है? IRDA क्या हो गया आपका? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने क्या किया है कि इरादा, IRDAI याद रखो, इरादा कर लिया है, इरादा कर लिया है मनी लॉन्ड्रिंग रोकने का। इरादा कर लिया, इरादा से याद रखना, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसमें क्या किया इन्होंने? इसमें क्या होता था पहले कि लोग बहुत सारा जनरल इंश्योरेंस लेते थे। जनरल इंश्योरेंस हो गया आपका, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ये आपको फॉरेन से लेते थे बहुत दूसरे दूसरे। ऐसे तो मिडिल क्लास इंडिया में ही लेता है, ये लोग फॉरेन से बॉन्ड वगैरह ये सब लेते थे और इन सब में पैसा लगा देते थे और कहते थे कि मतलब वो जो है हमारा पैसा, जो हमारा इनकम है या जो हम बाहर जो हमने पैसा लगाया है या जो बाहर पैसा हमारा इन्वेस्ट हुआ है वो सब हमने इंश्योरेंस और सेल्फ हेल्थ के लिए लिया है। तो अब ये हटा दिया गया, अब ये हटा दिया गया, इस ये अब कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब आपको इंडिया में ही लेना होगा या बाहर आप ले रहे हैं तो उसका भी टैक्स देना होगा आपको, वो आपके उसमें काउंट होगा। तो IRDAI ने इसे अब नियम ले इरादा कर लिया है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रोकने का। OIL के कौन से बन गए हैं MD और चेयरपर्सन कौन बन गए? रंजीत रथ। अब क्या हो गया है, रन में जो होता है युद्ध में रथ चलता है, तो रथ के लिए अब देखते होगे कि रथ के लिए अब पेट्रोल चाहिए होता है, तेल चाहिए होता है, क्योंकि अब वो पुराना वाला रथ नहीं चलता। आप देखोगे राजमार्ग या राजस्थल पर जो चलता है, रिपब्लिक डे पर जो चलता है आपका, तो वो क्या होता है आपका, मतलब रथ चलता है, तो वो पेट्रोल ट्रक पे चल रहा होता है, तो रथ में भी अब तेल लगता है, रथ में भी अब पेट्रोल लगता है। तो ऑयल जैसे ही दिखेगा आप समझ जाना आयल दिखेगा, रथ है। वॉर एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास, युद्ध बार बार युद्ध कौन करता है? तो युद्ध सब जगह से युद्ध कौन करते फिरता है? US। रसिया तो एक जगह से कर रहा है, US तो सब जगह से लड़ लेता है। तो युद्ध अभ्यास कौन करता है? US। और युद्ध अभ्यास करने का मतलब है कि जवाब मांगता है कि हाँ जवाब दो, युद्ध जो कर रहे हो आप, अभ्यास कर रहे हो उसका जवाब दो, उत्तर दो, क्यों युद्ध किया, क्यों युद्ध किया, क्यों युद्ध किया, उत्तर दो, उत्तर दो क्यों युद्ध किया। तो ये क्या कौन सा हो गया? उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तर दो क्यों युद्ध किया। US हमेशा युद्ध करता है, US और इंडिया का उत्तराखंड में हुआ। और अब हाँ, ग्लोबल यूनियन हैज रिकॉग्नाइज्ड द राइट टू अ क्लीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एज ए ह्यूमन राइट। ये किसने किया? यूनाइटेड नेशंस ने इसको पारित किया है। सब मिलके साथ आएँ और सफाई पे ध्यान दें, सफाई पे ध्यान दें, हेल्दी और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट पे ध्यान दें। तो यूनाइटेड मतलब सब मिल के, यूनाइटेड नेशन ने इसे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे पास किया और UNGA ने इसे पास किया है। सब मिल के, यूनाइटेड नेशन मतलब सब मिल के क्लीन हेल्दी और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट की का के तरफ बढ़ें, ये ह्यूमन राइट्स है, इसको पारित किया गया। यूटिलाइजेशन ऑफ
इंफ्रा फंड में कौन सा स्टेट है जो फर्स्ट पोजीशन लेकर है? ये है आंध्र प्रदेश। इसका ट्रिक्स है कि खेती में आप देखोगे, खेती में अंधाधुन पैसा जाता है, अंधाधुन मेहनत और पैसा जाता है। मेहनत बीज लेने में, फिर आजकल पानी लो उसके लिए भी दूसरों को बोरिंग का पैसा देना होता है। बहुत सारी जगह बोरिंग नहीं है पानी के लिए, तो बिजली के लिए पैसा दो, खाद के लिए पैसा दो, बीज के लिए पैसा दो। अगर अपना खेत नहीं तो खेत दूसरे से किराए पे लो, उसका पैसा दो। तो खेती में अंधाधुन मेहनत और पैसा जाता है, मेहनत और पैसा जाता है, पर इनकम कुछ नहीं है, इनकम कुछ ज़्यादा नहीं है, लास्ट में बराबर हो जाता है। तो इसलिए अंधाधुन पैसा जाता है। तो किस में अंधाधुन पैसा जाता है? बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होता, क्योंकि उससे किसान से ज़्यादा इनकम तो जो उससे खरीदता है दुकानदार, फिर वो कंपनी बेचता है तो वो मीडिएटर कमा लेता है। फिर कंपनी ग्राहक को बेचती है पैकेट वैकेट में डाल के, फिर वो कंपनी कमा लेती है। किसान को बहुत फ़ायदा नहीं होता। तो इसीलिए देश के किसान देखो कि बहुत सारे किसान आज गरीब ही है। तो एग्री इंफ्रा फंड जो है आपका, ये अंधाधुन पैसा खर्च करता है। कौन खर्च किया? आंध्र प्रदेश। रामसार साइट 10 और मिलके कितने हो गए? 64। इंडिया में कितने रामसार साइट हैं? 64। अब पार्लियामेंट फॉर डी प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, कितने स्टार्टअप को इन्होंने इस बार 75वीं इंडिपेंडेंस पे वो किया? 75,000। 75 75 याद रहेगा। अब ये क्या है? एकड़ में पाम ऑयल किसको चाहिए? तेल किसको चाहिए? तेलंगाना को चाहिए। पाम ऑयल किसे चाहिए? तेल किसे चाहिए? तेलंगाना को चाहिए। और 109 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले कौन है? ये आपके हैं लवप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह नहीं है ये थोड़ा सा एरर, टेक्निकल एरर थोड़ा सा आ जा रहा है। ये आपके लवप्रीत सिंह है। ये आपके कौन है? लवप्रीत सिंह। और ये आगे बढ़ते हैं। ये पंचवर्ष, ये जो पंचामृत योजना है, ये कौन लेकर आई? ये आपकी लेकर आई है यूपी सरकार लेकर आई, यूपी सरकार, यूपी गवर्नमेंट। ये उत्तर प्रदेश को देख कर लाया गया है कि मतलब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश किसानों के लिए सोलर पॉलिसी लेकर आया, इंटरप्रेन्योर के लिए, किसानों के लिए बहुत सारा किसानों के लिए योजना लेकर आया, तो उन सबको देखते हुए उत्तर प्रदेश ने पंचामृत योजना लॉन्च किया है। पंचामृत योजना लॉन्च किया है। इसमें किसानों की आय डबल करने की बात कही गई कि किसान अपना आय डबल कर सकते हैं। इसके तहत बीज, खाद, बिजली, इन सब पे सब्सिडी दी जाएगी। तो किसानों की आय दोगुनी करने की योजना है आपका यूपी में ही। आपका याद कैसे रखोगे? यूपी पंचामृत योजना। यूपी में ही किसान का प्रोटेस्ट हुआ था, फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था, फार्मर्स प्रोटेस्ट। उसी को देखते हुए और गुजरात के मॉडल को कॉपी करते हुए इन्होंने पंचामृत योजना लॉन्च की। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 रेसलर बजरंग पूनिया वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस फ्री स्टाइल रेसलिंग इन हाउ मेनी केजी? बजरंग पूनिया ने जो अभी जीता है, कितने केजी में जीता है? 65 केजी में। और ये मैं बता दूं, बजरंग पूनिया ने जीता और दीपक पूनिया ने गोल्ड मेडल जीता है आपका पाकिस्तान को हराते हुए 86 केजी में। 65 में बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया 86 केजी में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को हराया है। पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को कौन हराया? दीपक पूनिया। दीपक की तरह जल रहे, पाकिस्तान को हरा के दीपक की तरह जल रहे हैं ये हमारे देश के लिए। 86 केजी में इन्होंने हराया है। साक्षी मलिक गोल्ड मेडल जीती हैं। तो रेसलिंग में हमारे पास 3 गोल्ड मेडल था और ये 62 केजी में है। इसके साक्षी मलिक 62 केजी, 65 केजी दीपक पूनिया, 65 केजी बजरंग पूनिया, 86 केजी दीपक पूनिया। और हमारे न्यू वाइस प्रेसिडेंट कौन बन गए? जगदीप धनखड़। ये याद रखना है, पहले ये बंगाल के गवर्नर थे, अब इन्हें वाइस प्रेसिडेंट बना गया आगे। अब नाटो में कौन सा वो किन्हें किन्हें शामिल कर लिया गया है? स्वीडन और फिनलैंड को शामिल कर लिया गया। नाटो आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपको पूरे एक समुदाय जो प्रोटेक्ट करती, किसी भी कंट्री पे अगर कोई अटैक करता है तो नाटो, अगर आप नाटो के सदस्य हो, नाटो के सदस्य हो आप, नाटो की एक अपनी, इसका बेल्जियम में इनका एक अपना वो है, हेडक्वार्टर है।
तो कोई भी अगर नाटो का जो सदस्य है उस पर अगर कोई दूसरी कंट्री अटैक करती है तो नाटो की आर्मी और नाटो के लोग उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं, नाटो की आर्मी उसके प्रोटेक्ट करने के लिए जाती है। तो इन्होंने अभी स्वीडन और फिनलैंड को अपने उसमें ऐड कर लिया। फिनलैंड रसिया के पास है, रसिया हमेशा फिनलैंड को धमकाते रहता है, तो इसे मतलब स्ट्रेटेजिकली यूएस ने इसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसे यूएस ने नाटो के अंदर शामिल कर लिया कि अगर अब यूएस अभी रसिया फिनलैंड या स्वीडन पे अटैक करती या कोई भी कंट्री अटैक करती तो उसे नाटो की आर्मी से मतलब लड़ना होगा, जिसके अंदर आपको पूरा यूरोप की आर्मी है, यूएस की आर्मी है, जापान की आर्मी है। तो इसीलिए मतलब इसे शामिल कर लिया गया है। अब देखते हैं कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने संस्कृत स्पीकिंग विलेज वो बनाने का सोचा है। संस्कृत स्पीकिंग विलेज किस स्टेट ने बनाने का सोचा है? ये आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड देवस्थल है, देवों की भूमि है, संस्कृत बनाने के लिए देवों की भूमि है ये उत्तराखंड। यहाँ आपको देखोगे ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ सब यहीं पे है। तो देवों की भूमि उत्तराखंड, संस्कृत स्पीकिंग विलेज, इन्हें संस्कृत ग्राम्स कहा जाएगा। और कौन ईडब्ल्यूएस को चिराग स्कीम के थ्रू ईडब्ल्यूएस को कौन वो दिया जाएगा? चिराग मतलब क्या हो गया? वो नहीं, CHIRAG वाला चिराग नहीं है, चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट। तो ये आपका चिराग का ये फुल फॉर्म हो गया। चिराग के तहत क्या करेगी? ये हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया। ये इसके तहत हरियाणा सरकार क्या कर रही है कि अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट में ईडब्ल्यूएस का बच्चा है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बच्चा पढ़ रहा है, तो और वो चाहता है कि मैं प्राइवेट में पढूं, तो उसे हरियाणा सरकार उसके प्राइवेट स्कूल का खर्चा उठाएगी। प्राइवेट स्कूल का खर्चा हरियाणा सरकार उठाएगी। ठीक है। ये देखो अभी उसने वो निकाला है कि मतलब फॉर्म निकाला था उन्होंने चिराग स्कीम के तहत। कक्षा 2 से 12 मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालयों में दाखिले वर्ष 2022-23 के लिए। ठीक है, चिराग स्कीम के थ्रू। अब देखते हैं SAFF अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? इंडिया जीती है। हाँ, हैंडलूम, नेशनल हैंडलूम डे, ये 7 अगस्त। हैंडलूम मतलब दो हाथ साथ में, दो हाथ साथ में, दो हाथ सात मतलब 7 आए अगस्त। हैंडलूम, दो हाथ 7 आए अगस्त। इफ्को का जो है अपना, ये देखो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने आपको नैनो यूरिया जो स्प्रेइंग स्कीम है, इसके तहत आपको ड्रोन दिया जाएगा। ड्रोन के थ्रू आपका अगर बड़ा खेत है तो आपको ड्रोन की फैसिलिटी सरकार के थ्रू सब्सिडी के तहत और ऐसे भी रेंटल भी दिया जाएगा ताकि आप अपने खेतों में छिड़काव कर सको। तो इसके लिए किसने? गुजरात सरकार ने ये पहल किया है। गुजरात सरकार का वो चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया इस बार नैनो यूरिया स्प्रेइंग स्कीम अक्रॉस द स्टेट गुजरात। मैं बताया था गुजरात का अभी कॉपी करके पंचामृत योजना यूपी सरकार लेकर आई है। और कालाजार को इंडिया ने कब खत्म करने का वो किया? 2023 तक खत्म करने का इसे वो किया है, मतलब स्कीम लॉन्च किया है। और WHO 2030 तक का बोली है, लेकिन इंडिया इससे पहले 2023 तक बोला है इंडिया कि मैं ख़त्म कर दूंगा। और एलिमेंट कालाजार का क्या क्या है आपका ये देख लेना आप, इसमें पढ़ लेना आप कि किस तरीके से कालाजार में क्या होता है। आपको इस डेंगू के जैसा मैं इसे शॉर्टकट बता दे रहा हूँ कि डेंगू के जैसा इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि हाँ कि ये डेंगू हो गया। इसमें इसे चेहरे पे या फेस पे या शरीर पे एक अलग तरीके का दाना दाना हो जाता है। फीवर तो लगातार आते ही रहता है, डेंगू में भी वो आता है, लेकिन इसमें दाना दाना जैसे ही आपको दिखे तो आप समझ जाना ये डेंगू नहीं, एक कालाजार है। और ये इंडिया में 2023 तक ख़त्म करने का वो प्रावधान रखा गया है। और ये देखते हैं कि डीपल RNGM डस्टन जो अवार्ड है, ये आप देख रहे होगे डीपल RNGM जो डस्टन अवार्ड है, ये क्या है आपका? लद्दाख का सबसे बड़ा वो अवार्ड है ये। तो ये किसे दिया गया? लद्दाख में कौन अभी रह रहे हैं? दलाई लामा। इनसे बड़ा अभी वहाँ कोई है ही नहीं, तो सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड इन्हीं को दिया गया है।
और 75वें ग्रैंड मास्टर इंडिया कौन बने आपके? तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, भी प्रणब। भी प्रणब तमिलनाडु के 75वें ग्रैंड मास्टर। चलिए आज के लिए इतना ही। ट्रिप्स और ट्रिक्स पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और समय के साथ ये लगातार इम्प्रूव किया जाएगा ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिले, थोड़े और वीडियो क्वालिटी और ट्रिक्स क्वालिटी इम्प्रूव की जाएगी आगे समय में।